जी वॉइस चेक। आबिद, आवाज क्लियर है? ओके। आज का टॉपिक जो है वो है एटमॉस्फेयर। इसके दो पार्ट्स हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो आज का सेशन जो होगा उसमें हमने पहला पार्ट कवर कर लेना है। आज सिर्फ एक सेशन है 40 मिनट्स का। ओके, इसमें बेसिकली जब हम एटमॉस्फेयर को डिफाइन करते हैं तो हम इसके लिए जो वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं वो है सराउंडिंग द लिथोस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। बेसिकली जो प्लैनेट अर्थ के सफेरिकल लाइक सफियर्स ऑफ अर्थ जिनको कहते हैं, उसमें सॉलिड पार्ट ऑफ द प्लैनेट उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है, विच इज़ मेड अप ऑफ स्टोन और रॉक। एंड द हाइड्रोस्फेयर विच इज़ ऑफ वाटर बॉडीज। इनको सराउंड करता हुआ जो सफियर है, जो कि गैसियस स्टेट पे है, इट इज़ अ गैसियस एनवलोप and it extends to several hundred kilometers. So from the surface of Earth, एटमॉस्फेयर जो है वो मुख्तलिफ बुक्स के अगर साथ रेफरेंसेस लिए जाए तो हमें मुख्तलिफ हाइट्स जो हैं वो मेंशन मिलेंगी। उसमें एक किताब जो कि गोचेंग लियोंग की है, वो ग्राउंड लेवल से एटमॉस्फेयर की हाइट को मेंशन करती है अप टू 1000 किलोमीटर्स, यानी कि ज़मीन की सतह से वर्टिकली 1000 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता। सो दिस इज़ ओनली 1000 किलोमीटर्स। उसके कंपैरिजन में अगर हम डीवलीज की किताब को रेफर करें तो फिजिकल एनवायरनमेंट, जोग्राफी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल जोग्राफी की बुक है डीवलीज की। वहाँ पे आपको ये 6000 माइल्स या 10,000 किलोमीटर्स की हाइट तक मेंशन करेगा। स्ट्रॉलर की बुक जो है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसके मुताबिक एटमॉस्फेयर की लास्ट लिमिट जो है दैट इज अप टू 60,000 किलोमीटर्स। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो रेफर किया जाता है वो डीप लीच की दी गई वैल्यूज़ को करते हैं, जो कि तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ये गोचेंग की किताब है, सर्टिफिकेट फिजिकल ज्योग्राफी, ये उससे रेफर किया है। और ये ए एन स्ट्रॉलर की किताब से रेफर्ड वैल्यू है, जो कि 60,000 किलोमीटर्स तक जो है वो एक्सटेंड बताती है एटमॉस्फेयर की। इतनी ज़्यादा वेरिएशंस की बेसिक वजह यही है कि यहाँ पे जिस तरह वाटर बॉडीज़ हैं उसमें तो वाटर सरफेस की एक सर्टन लिमिट विजिबल होती है, लेकिन गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको बहुत ही आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो हाइट के साथ थिन आउट होता जाता है। दैट मीन्स के जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, वैरायटी ऑफ गैसेस जो है वो भी कम होती जाएगी विद एलिवेशन। सो इसके मुताबिक जो ज़्यादा वैलिड और ज़्यादा रिपीटेडली रिलाय करने वाली वैल्यू है दैट इज़ ऑफ 10,000 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है जी, ये वैल्यू ज़्यादा रेफर की जाती है। इसके बाद जब हम कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन हम एटमॉस्फेयर की दो लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट लेयर विच इज़ नियर द ग्राउंड लेवल इज़ कॉल्ड होमोस्फियर। और होमोस्फियर की जो एक्सटेंट है ये 80 किलोमीटर्स तक है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। सो 80 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड करता है। और उसके बाद बाकी जितनी भी एक्सटेंट है अप टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर विच इज 10,000 किलोमीटर्स, इसको हम हेट्रोस्फियर का नाम देते हैं। ठीक है जी, अब ये नाम क्या है हेट्रोस्फियर और इधर होमोस्फियर? बेसिकली होमोस्फियर उस
स्फीयर को कहा जाता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर के मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स रादर 99.9% तक जो है वो एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो सारे इसी फर्स्ट 80 किलोमीटर्स के अंदर ही मिलते हैं। और बकिया जो है जिसमें लाइट गैसेस है, जैसे कि आप कह लें कि हीलियम है या हाइड्रोजन है और इवन मीथेन जो एस्केप करती है, दैट इज पार्ट ऑफ दिस अपर एटमॉस्फेरिक लेयर जिसको हेट्रोस्फेयर कहते हैं। तो हेट्रोस्फेयर में जो गैसेस की टाइप्स है वो लाइट वेट है एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जनरलाइज्ड और यू में से ओवरऑल जो एक कंपोजिशन एटमॉस्फेयर की बनती है उससे ये डिफर करती हुई मिलती है। उसके कंपैरिजन में जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं होमोस्फेयर, इट comprises मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक constituents। ठीक है, यहाँ से आगे अब डिफाइन करने के बाद और उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम ये देखते हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे प्लानट के लिए और हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि एटमॉस्फेयर हमें मीटरेटिक एक्टिविटी के इम्पैक्ट से बचाता है। हमारे करीब तरीन जो हमारी सैटेलाइट है मून, उसके ऊपर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है मीटरेटिक एक्टिविटी की एविडेंस मिलती है। लेकिन ज़मीन की सरफेस के ऊपर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। उसकी मेन वजह यही है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एक फ्रिक्शन कॉज करता है अगेंस्ट द मूविंग मीटराइट्स, जो कि अगर ज़मीन की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर इसकी तरफ ट्रैवल करें तो वो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो अपनी फ्रिक्शन की वजह से उनको बर्न भी कर देती हैं और उनको शैटर भी कर देती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉस्मिक रेडिएशन। सूरज की तरफ से आने वाली जो रोशनी है, जो सनलाइट है, वो एक लेसर इंटेंसिटी और लेस हार्मफुल एनर्जी है। और उसके कंपैरिजन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, गामा रेज है, एक्स रेज है और कॉस्मिक रेज है जो कि सन से इमिट हो रही है। लेकिन अगर वो हमारे प्लेनेट तक पहुंच जाए तो फिर लाइफ इस सरफेस के ऊपर पॉसिबल ना हो सके। सो अकॉर्डिंगली जो कॉस्मिक रेज और इंटेंस हार्मफुल एनर्जीज हैं उनको फिल्टर करने में भी एटमॉस्फेयर का रोल है। जिन से हेवनली बॉडीज का एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसे मून का एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे चूंकि सारी की सारी एनर्जी सरफेस तक पहुँच जाती है, सोलर एनर्जी, तो आपको जो टेम्परेचर मून पे ऑब्जर्व होगा दैट वुड बी मोर देन 400 डिग्री सेंटीग्रेड इन द डे टाइम और इन सन यू में से सनलाइट। ठीक है जी। तो इस तरह से एक तो ये प्रोटेक्टिव कवर है, शील्ड है अगेंस्ट द रेडिएशंस। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेम्परेचर एक्सट्रीम्स का मतलब ये है कि इवन नाइट टाइम टेम्परेचर्स डोंट फॉल एज लो एज इन द केस ऑफ मून। अगर हम देखते हैं तो वो -200 तक जाते हैं चांद का टेम्परेचर, लेकिन ज़मीन का टेम्परेचर इतना नीचे नहीं जाता, चाहे वो विंटर्स हो और नाइट्स हो। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सप्लाईज जो हमारी फूड चेन और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी एटमॉस्फेयर से हमें मिलती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पॉसिबल है, वाटर की जो आप कह सकते हैं रिसाइकलिंग है, दैट इज आल्सो थ्रू द एटमॉस्फेयर के इवेपोरेशन होगी, फिर कंडेंसेशन से क्लाउड्स बनेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स वो अल्टीमेटली फॉल करके दे वुड फ्लो बैक टू द सी, जिसको हम रिवर सिस्टम कहते हैं। सो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर इसके जो तीन प्रोसेसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में आकर करते हैं। पहला कि पानी का लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में आना, इवेपोरेशन, फिर उस वेपर फॉर्म का लिक्विड फॉर्म में ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन जैसे फॉग है या जैसे क्लाउड्स है, और फिर उस पानी का फॉल करना which is called the precipitation. So if the water is falling in form of snowfall or rainfall or drizzle, तो वो precipitation कहलाता है। ये सब कुछ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को पॉसिबल करते हैं, वाटर साइकिल को पॉसिबल करते हैं। तो इस हवाले से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है हमारे लिए,
जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो यहाँ पॉसिबल है। ओके, जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात की जाती है तो उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल गैसेस की ब्रॉड डिवीजन की जाती है। मींस कि वैसे तो हमने डिफाइन किया कि एटमॉस्फेयर इज अ गैसियस एनवेलोप, या गैसेस हैं जो सराउंड कर रही हैं प्लैनेट अर्थ को, और वो हमारे प्लैनेट का एक इंटेग्रल पार्ट कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट और वेरिएबल है ये टर्म्स टेम्पोरल और स्पेशल दोनों एस्पेक्ट्स को रेफर करती है। ठीक है जी। टेम्पोरल का मतलब है टाइम बेस्ड, और स्पेशल का मतलब है स्पेस या एरिया बेस्ड, प्लेस टू प्लेस वेरिएशन। एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 जो है उसके टेम्पोरल वेरिएशन इस तरह से कही जा सकती है कि कीपिंग इन व्यू अ सिंगल प्लेस, जैसे हम कह लें कि हम लॉरेंस गार्डन में हैं, बाग जना में है, वो एक वेजिटेटिव एरिया है, वहाँ पे ग्रीनरी है, वहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं। और डे टाइम में अगर आप लॉरेंस गार्डन को ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पे डे टाइम में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कम अमाउंट्स मिलेंगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहे होंगे। सो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कम क्वांटिटीज मिलेंगी। बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम वहाँ पे चूंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा बाय द प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ज़्यादा हो रही होगी, और वहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा क्वांटिटीज मिलेंगी। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करेंगी ड्यूरिंग द टेम्पोरल वेरिएशंस के टाइम के चेंज होने के साथ उसमें भी चेंज आ रहा है। दूसरा आता है स्पेशल एस्पेक्ट। अगर हम डे टाइम में इनर सिटी और आउटस्कर्ट्स पे जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनको कंपेयर करें, तो इनर सिटी में आपको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा अमाउंट्स मिलेंगी और आउटस्कर्ट्स में कम मिलेंगी। और बेसिक वेरिएशन वही है कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस अगर कर रहा है और कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस ज़्यादा है। सो इसमें जो बेसिक बात सामने आती है वो यही है कि प्लेस टू प्लेस विद इन द सेम टाइम फ्रेम अगर वेरिएशन है तो उसको स्पेशल वेरिएशन कहा जाता है, स्पेशल चेंजेबिलिटी, या मतलब चेंज कहा जा सकता है। ठीक है। सो कांस्टेंट गैसेस एक्चुअली वो गैसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, यानी कि उनकी क्वांटिटीज एक लार्ज क्वांटिटी की सूरत में है। जैसे नाइट्रोजन की जो आप बाय वॉल्यूम देखते हैं वो परसेंटेज, दैट इज 78%, राइट। अब 78% में अगर आप प्लस माइनस से 0.5 भी कर लें, 0.1 भी कर लें, सो दैट 0.1 वोंट मैटर एट ऑल। ठीक है। लेकिन अगर हम CO2 के साथ इसको कंपेयर करें, CO2 इज 0.04% ऑफ द एटमोसफेयर। ठीक है। इसके लिए प्लस माइनस यानी कि प्लस माइनस 0.1 is approximately 25% change for the value, rather exactly 25% change of value, यानी एक क्वार्टर के वैल्यू के बराबर ये चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट गैसेस हम उनको भी कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में है, और उनके बीच में माइनर वेरिएशंस जो हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं देती, या उनके कोई आउटकम्स नहीं निकलते। लेकिन जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हिस्टोरिकली कहा जाता रहा है कि ये 0.025 थी, उसके बाद ये 0.025 थी, उसके बाद ये 0.03% हुई, और करंटली ये जो है इट इज़ रीचिंग 0.04। लेकिन ओवर द 300 ईयर्स जब इसका ये इंक्रीज आया है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग है। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली वो गैसेस हैं जो कि इनफ्लो एनर्जी को तो अलाउ करती हैं, जो कि आमतौर पे शॉर्ट वेव एनर्जी है, लेकिन आउटफ्लो ऑफ एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट, कि जो आपकी बॉडी हीट को
एस्केप होने से रोक रही होती है। तो आपकी अपनी बॉडी की हीट आपको वार्म अप करना शुरू कर देती है। दिस इज द इफेक्ट जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये तीन हेडर्स बनते हैं, कांस्टेंट गैसेस हैं, वेरिएबल गैसेस हैं, और इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, इसमें अब पहला आप देख लीजिए, कांस्टेंट गैसेस या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एक बहुत मेजर बल्क है, ऑक्सीजन 21% है, ऑल अदर गैसेस आर ओनली 1%। उसमें भी वो 0.934% जो है वो आर्गॉन है। तो आप यहाँ पे परसेंटेज बाय वॉल्यूम देख रहे हैं, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 20.946, ठीक है, फिर आर्गॉन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.037, ठीक है। उसके बाद अगर एक और ऐड कर सकें, ओजोन, ओजोन की वैल्यू आपको मिलेगी 0.006%, और इसका फॉर्मूला होगा O3। ठीक है, सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस जो कि एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है ऑफ एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जिसको कहा जाता है। इसको एब्जॉर्ब करना ओजोन का काम है। लेकिन जब हम वन बाय वन अभी मेजर गैसेस की बात करें, तो आर्गॉन एक इनर्ट गैस है, इनएक्टिव गैस है। ये इंडस्ट्रियल यूजेज में तो आती है, लेकिन एज सच नेचुरल प्रोसेसेस में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए ये इतनी इम्पोर्टेंट कंसिडर नहीं की जाती। लेकिन जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो एक मैसिव बल्क जो हम अपने ब्रीदिंग प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में, अपने लंग्स में लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, दैट इज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बाय इटसेल्फ इज नॉट अ पॉइजनस गैस, और लेकिन इसके कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं। सो नाइट्रोजन के जो सिंपलर कंपाउंड्स हैं जैसे नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, तो ये बेसिकली प्लांट्स का फूड बनते हैं। और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो हैं, ये प्लांट फूड के तौर पे यूटिलाइज होते हैं। प्लांट्स इन्हीं को यूटिलाइज करते हुए जो है वो बनाते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या है? ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, और ये प्रोटीन्स का हिस्सा है। ठीक है जी, तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन बेस्ड है। अब प्रोटीन्स का जो ब्रेक डाउन होना है, वो ब्रेक डाउन आगे अमोनिया की फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ यूरिक एसिड जो कि टॉक्सिक कंसिडर किए जा सकते हैं, ये जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली, उनकी फॉर्मेशंस जो है वो इससे पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन नाइट्रोजन का लाइफ के हवाले से जो रोल है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्ट एज द फूड चेन, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। दूसरी तरफ हम अगर ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट मतलब कैटलिस्ट है, या एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे फूड को बर्न करता है। एक्चुअली वो ब्रेक डाउन करता है, हमने जो हाइड्रोकार्बन्स या हमने जो फैट्स कंज्यूम किए होते हैं, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को कंज्यूम किया होता है, शुगर्स हैं और उससे रिलेटेड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज वगैरह, ये ब्रेक डाउन जब होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि हम सांस के साथ एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो जिस वक्त हम सांस इनहेल करते हैं, उस वक्त हमारे सांस में आने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को 0.04% होती है। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड 5% की वैल्यू गेन कर चुकी होती है, जबकि ऑक्सीजन 21% से ड्रॉप होकर 16% रह जाती है। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड और यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो ऑक्साइड्स बनाती है। और इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी विल बी द एनर्जी प्रोवाइडेड टू योर बॉडी फॉर टू परफॉर्म द फंक्शंस। ठीक है जी। सो
इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात ये जहन में रखिएगा कि जो फूड है हमारा, उसमें एक तो प्रोटीन्स की बात हुई, वो नाइट्रोजनस थे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स यानी फैट्स और शुगर्स, इनकी फॉर्मेशन और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे देखा जाता है। फैट्स आपको आइडिया होगा कि वो डिले के साथ ब्रेक डाउन होते हैं, डाइजेस्ट भी स्लोली होते हैं, बट दे आर वेरी गुड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी। के टाइम के साथ साथ अगर आपने एक पराठा खाया तो वो आपका काफ़ी लंबा टाइम आपका एनर्जी जो आपकी बॉडी को मिलती रहेगी। शुगर्स जो है वो आपको इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे ही आप इनटेक लेंगे, कोक का सिप ले लिया या आपने कोई कैंडी या चॉकलेट कंज्यूम कर ली, तो वो फौरी तौर पे डाइजेशन से पहले ही सलाइवा के साथ ही रिएक्ट करके मिल डिज़ोल्व होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। सो इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आप शुगर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एनर्जी का आपको एक आउटपुट चाहिए तो आपको फैटी फूड्स जो है वो कंज्यूम करने चाहिए। चाहे वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही हो, उसमें भी आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म एनर्जी मिल जाती है। वेरिएबल गैसेस की अगर हम बात करें, तो वेरिएबल गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत माइन्यूट सी अमाउंट हमने पढ़ी, लेकिन रोल बड़े क्रूशल्स हैं। एक तो ये कि फूड चेन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द फूड। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट से बनाने हैं, वो कार्बन साइकिल जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सनलाइट है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेलुलोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जैसे कंपाउंड्स बना रहे होंगे। अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म डिके भी है, उसके साथ फिर वो साइकिल कंप्लीट होते हुए इवन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ भी एक ब्रांच चली जाती है। उसके बाद जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस हैं, और रेस्पिरेशन से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये साइकिल इस तरह से कंप्लीट होता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात वही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो साइकिल है, इसमें कहाँ कहाँ पे डिस्टरबेंसेस आ चुकी हैं और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज कर जाएगा। मींस के कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ेंगी। इसी तरह से जो फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग है, और उसके साथ साथ ये इंडस्ट्रियल केमिकल इमिशंस है, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल और ऑटोमेटिव एमिशंस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को एटमॉस्फेयर में बढ़ाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या रोल प्ले करती है उसको हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हवाले से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ एनर्जीज को कैटेगराइज करता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें नजर आती है, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। ये स्पेक्ट्रम का हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज, अब यहाँ पे आप देख लें, ये शॉर्टर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा यहाँ पे आपको विजिबल होंगी। और जहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ होगी वहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कम होंगी। अकॉर्डिंगली जहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स कम है उसको हम कम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और कम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की इंटेंसिटी कम होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। सो इसको आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं कि जो वेवलेंथ आपकी यहाँ पे विजिबल लाइट की है वो तकरीबन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साइज की वेवलेंथ है। ठीक है, और जब हम ये एक्सरेज की वेवलेंथ की बात करते हैं तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ एटम्स। ठीक है, और गामा रेज की जो वेवलेंथ है, और वेवलेंथ हम किसको कह रहे हैं, इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट ऑफ वेव और टू ट्राफ्स ऑफ वेव्स, यानी कि एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक का फासला, या एक ट्राफ ये डाउनवर्ड बैंड से नेक्स्ट ट्राफ तक का फासला जो है ये वेवलेंथ कहलाता है।
ठीक है, तो उसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वेवलेंथ के इक्विवेलेंट एक्चुअली क्या है। एक कॉमन पिन का हेड जो होता है वो तकरीबन इस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो इंफ्रारेड से थोड़ा सा बढ़ के वेवलेंथ है माइक्रोवेव की तरफ आते हुए। माइक्रोवेव की वेवलेंथ जो है वो तो एक बटरफ्लाई के साइज जितनी हो सकती है लेंथ। और उसके बाद आगे बढ़ते जाएं ह्यूमंस के, और फिर जो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है वो सेवरल 100 मीटर्स तक होती है। और इवन इट गोज बियॉन्ड किलोमीटर्स। तो अगर ये देखें 10⁻² लिखी हुई है, तो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मीटर्स है। ठीक है जी। तो इट इज़ बेसिकली द कंपैरिजन ऑफ वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज। अब जब विजिबल लाइट की बात करते हैं, इसकी जो अपर लिमिट है फ्रिक्वेंसी वाइज वो है वायलेट। लोअर लिमिट जो है, जो लो फ्रिक्वेंसी होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, वो है रेड। अब रेड के साथ ही आपको जो एक कलर मिल रहा है वो है ऑरेंज। ऑरेंज आपको उस वक्त फॉर्म होता हुआ मिलेगा जब येलो कलर रेड के साथ ओवरलैप करेगा, तो फिर यहाँ पे ऑरेंज बैंड की फॉर्मेशन होगी। सो ऑरेंज बैंड जो है वो इस वजह से फॉर्म हुआ कि यहाँ पे उसने रेड और येलो को ओवरलैप किया हुआ है। उसके बाद जहाँ पे येलो कलर और साथ में येलो के साथ ब्लू कलर मिक्स हो रहा होगा, वहाँ पे ग्रीन कलर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ग्रीन के बाद ब्लू कलर है। ब्लू और पर्पल कलर, या जो आपका ये कलर है जिसको आप कह सकते हैं कि वायलेट कलर है, तो वहाँ पे आपको इंडिगो कलर जो है वो उसकी फॉर्मेशन नज़र आएगी। सो इसलिए जो यहाँ पे आपके पास टर्म्स आ रही हैं, नाम आ रहे हैं, वो कौन से हैं जी। एक रेड है, ठीक है, रेड के साथ फिर आगे ऑरेंज है, ऑरेंज के आगे येलो है, येलो के आगे जी ग्रीन, फिर ग्रीन ब्लू, ब्लू के साथ इंडिगो, और इंडिगो के आगे वायलेट कलर। ये कलर्स की फॉर्मेशन आपको नज़र आती है। सो इस फॉर्मेशन में अब इसका जो रिवर्स है, मतलब इसका जो वर्ड बनता है वो मिरर इमेज है, विब ग्योर। अगर हम ग्रेटर फ्रीक्वेंसी टू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बात करें, तो वायलेट सबसे पहला होगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसको विब ग्योर पढ़ा जाता है। ठीक है, सो दिस एक्चुअली रेफर्स टू द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ से जब हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड द वायलेट कलर, तो उसको कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट, यानी अबव द वायलेट फ्रिक्वेंसी। और जब हम रेड से कम फ्रिक्वेंसी की तरफ आते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है इंफ्रारेड, यानी लेस देन रेड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इवन ये जो कलर्स की फ्रिक्वेंसीज हैं ये बहुत मैटर करती हैं। यूजुअली जो ब्लूइश कलर होता है वो बहुत ज़्यादा पिंचिंग होता है। वैसे तो हम कहते हैं कि ड्रेसेस में वो कलर आपको एक सूदिंग और कूल कलर्स की जो मतलब कैटेगराइजेशन है वार्म और कूल की, आमतौर पे आप देखोगे जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं वो ज़्यादातर ब्लूइश शेड्स में होती हैं, वो कूल कलर्स में होती हैं। फोटोग्राफी भी बेहतर वो समझी जाती है जो कूल कलर्स में हो, ब्लूइश शेड्स में हो। जो रेडिश और ऑरेंजिश शेड्स हैं ये वार्म कलर्स कंसिडर किए जाते हैं, ये वार्म कलर, ये वार्मिंग इफेक्ट देते हैं। लेकिन अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो आइज़ को डैज़ल करने वाली लाइट्स हैं उसमें वाइट तो है, लेकिन साथ में अगर ब्लू लाइट हो तो वो ज़्यादा डैज़ल करती है, शॉर्ट वेव होती है। लेकिन जो रेड कलर की लाइट है, अगर आप देखें अपने मोबाइल पे, आप आई कंफर्ट ऑन कर लेंगे तो रात के वक्त जो है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑटोमेटिकली रेडिश हो जाएगी। रेड कलर आमतौर पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, पुराने वक्तों में वॉशरूम्स में भी रेड कलर के बल्ब्स लगा दिए जाते थे। उसकी रीज़न ये होती है कि आप अंधेरे में उठें और आपने लाइट ऑन की है, तो ना ही तो वो आपकी आंखों को डैज़ल करेगा, और ना ही जब आप वहाँ से बाहर आएंगे तो आपको अंधेरे में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए जो गाड़ियाँ होती हैं उसकी जो बैक लाइट्स हैं, ब्रेक लाइट्स हैं, वो रेड कलर रखी जाती हैं,
ताकि वो लाइट जब ऑन हो तो पीछे से आने वाले ड्राइवर को वो डैजल ना करे, और वो आसानी से लाइट ऑफ होने के बाद एडजस्ट कर सके अंधेरे के साथ। सेम केस मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन्स के अंदर जहाँ से पैराट्रूपर्स ने जंप करना होता है वहाँ पे रेड लाइट्स ऑन की गई होती हैं। टैंक्स के अंदर रेड लाइट्स होती हैं ताकि अगर आप बाहर की इन्वायरमेंट में डार्कनेस में आते हैं तो आपकी आंखें फौरी तौर पे उस डार्कनेस के साथ एडजस्ट कर लें। अगर आपने नाइट टाइम नाइट पेट्रोलिंग में मैप रीडिंग करनी है तो तब भी आपको रेड कलर की टॉर्च सूट करती है कि आप आसानी से उसको देख सकें। लेकिन रेड कलर कभी भी फ्रंट लाइट्स पे या हेडलाइट्स पे यूज़ नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि रेड इतनी बड़ी वेवलेंथ है कि ये साया कास्ट नहीं करती। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइवन है तो आपको नहीं लगेगा कि वो अनइवन है, क्योंकि जो जहाँ पे डार्कनेस बननी चाहिए, जहाँ पे शेड बनना चाहिए, वहाँ पे भी ये लाइट पहुँच जाएगी। इसलिए फॉग लाइट्स के तौर पे तो हम रेड लाइट को यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हम फिर करते हैं ऑरेंज कलर को या येलो कलर को, जो कि फॉग के पार्टिकल्स के इर्द गिर्द से गुजर जाए, लेकिन एज सच वो डिस्टॉर्शन कॉज ना करे जो कि रेड कॉज कर सकता है। ठीक है जी, दिस इज एक्चुअली द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स एंड देयर फ्रिक्वेंसीज। और इसमें अब हम देखते हैं फर्दर कि अब कौन सी गैसेस क्या काम करती हैं इसमें। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इन एब्जॉर्बिंग द टाइप ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने वाली जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करने वाली गैस जो है वो ओजोन है। सो ये दो माइनर सी गैसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में हो जाती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सनलाइट को अपने थ्रू गुजरने देगी, धूप जो है वो ज़मीन तक आ जाती है। लेकिन जब धूप से हीट प्रोड्यूस होती है, जब वो कन्वर्ट हो जाती है इंफ्रारेड में और वो स्पेस की तरफ जाने लगती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर उस एनर्जी को स्पेस में जाने से रिस्ट्रिक्ट करती है। सो दिस रिस्ट्रिक्शन इज एक्चुअली द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि वो इनफ्लो ऑफ सोलर एनर्जी तो अलाउ करेगी, लेकिन आउटफ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ टू स्पेस वो अलाउ नहीं करेगी। सो इट विल बिल्ड अप द टेम्परेचर्स, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं कि अगर ये एक अनोमली के तौर पे लिया जाए। लेकिन अगर हम फैक्ट्स को देखें तो इन एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर वुड हैव बीन -20 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पे लाइफ पॉसिबल नहीं होनी थी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको 15 डिग्री सेंटीग्रेड का एवरेज टेम्परेचर दिया हुआ है। लेकिन अब चूंकि ये ग्लोबल एवरेजेस बढ़ रही हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशंस को किया जाता है कि ये कंसंट्रेशंस चूंकि इंक्रीज कर रही हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग ट्रैप्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक सिस्टम वो भी बढ़ता जा रहा है और उससे ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि ओजोन का रोल क्या है। तो ओजोन जो है वो बेसिकली फॉर्म होती है बाय द यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो है वो जब ओजोन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करती है तो एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से मिलकर तीन एटम्स वाला मॉलिक्यूल बनाती है जिसको हम O3 कहते हैं। ओजोन एक पॉइजनस गैस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जमीन की सतह से 25 से 35 किलोमीटर की हाइट पर ही रोक देती है। उसका फायदा ये होता है कि अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि एक इंटेंस एनर्जी है जमीन तक पहुंच जाए तो उसका इफेक्ट ये होगा कि जमीन के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनके सेल्स डैमेज हो जाएंगे। हमारी स्किन जो है वो बर्न हो सकती है, स्किन बर्न है या सनबर्न जिसको कहा जाता है, और वो दैट कैन लीड टू स्किन कैंसर। कैटरैक्ट्स या मोतिया जो है वो आंखों में उतर सकता है। सो ओजोन एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी ज़मीन से आने से रोक रही है। यानी अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पर आ जाए
तो उसका इफेक्ट ये होगा कि ज़मीन के टेम्परेचर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन जो प्राइमरी इफेक्ट आपको फील हो सकता है इमीडिएटली, वो एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इम्प्योरिटीज है। इम्प्योरिटीज में डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स और सॉल्ट क्रिस्टल्स सॉलिड फॉर्म में जो सस्पेंडेड आपको नज़र आते हैं एटमॉस्फेयर में, ये इम्प्योरिटीज की सूरत में आपको नज़र आएंगे। आजकल हम देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, अभी आप अगर आज का ऑब्जर्व करेंगे तो ये तकरीबन हैजर्डस लेवल तक पहुंचे हुए हैं। और तकरीबन आप कह लें कि when they reach up to 300 प्लस, जो इसका माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इसकी वैल्यू है, तो दैट इज़ वेरी हैजरस, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन डस्ट पार्टिकल का अपना रोल ये है कि ये लाइट को स्कैटर करते हैं, आसमान को रोशन दिखाते हैं। अगर डस्ट पार्टिकल्स ना हो, जैसे बारिश के बाद अगर रात को देखा जाए तो वो ज़्यादा अंधेरी रात होती है, क्योंकि शहरों की रोशनी भी ज़्यादा स्कैटर नहीं हो रही होती। ठीक है, स्मोक पार्टिकल्स भी इसका पार्ट है, सॉल्ट क्रिस्टल्स भी हैं। इनका एक और इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ड्यूरिंग द सनसेट और सनराइज, ये सबसे ज़्यादा जो कलर स्कैटर करवाते हैं वो इस स्पेक्ट्रम का करवाते हैं, जिसमें रेडिश है, ऑरेंजिश है या येलोइश है। सर्दियों की धूप आप देखते हैं कि वो पीले से रंग की आती है। सनसेट्स जो है, सनराइज जो है वो ऑरेंज या रेड कलर का इसलिए नज़र आता है कि लो एंगल पे आने वाली सन रेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटर्ड होती है बाय द डस्ट पार्टिकल्स। अगर आप डस्ट पार्टिकल्स की लिमिट से ऊपर चले जाएं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 किलोमीटर की हाइट तक आपको मिलते हैं, तो आसमान का रंग आपको काला ही नजर आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक गैसेस तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इम्पोर्टेंट है, कि जिससे आसमान का रंग बनता है। जैसे जैसे सूरज का एंगल बढ़ता है होराइजन से, वो ऊपर आता है, तो फिर इंडिगो और ब्लूइश कलर जो है ये स्पेक्ट्रम ज़्यादा स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमें आसमान का रंग क्लियर नज़र आता है, ब्लू कलर का। सो हम ये कह सकते हैं कि ये इम्प्योरिटीज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन स्कैटरिंग द लाइट। They also play an important role in determining the color of the sky। और उसके साथ साथ ये है कि कुछ एनर्जी को ये बाउंस बैक भी करवाती हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हैं, ये स्पेस की तरफ वापस भेजने में भी रोल प्ले करते हैं, कुछ एनर्जीज का, शॉर्ट वेव एनर्जीज और सनलाइट। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब डस्ट ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, तो धूप की इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, सो दे आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है जी। ये न्यूक्लियाई का काम करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए, ताकि उस न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो ड्रॉपलेट फॉर्म हो और उसी से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उसी से फॉग बनती है या स्मॉग बनती है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द टॉपिक ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। और कल का जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक है। कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। इसको आपने डील करना है किसी भी बुक से, आइदर इट कुड बी फिजिकल ज्योग्राफी बाय डी प्लेज, और अगर आपके पास सरफराज अहमद बाजवा की फिजिकल ज्योग्राफी है तो आप उससे इसको गो थ्रू करें। ठीक है जी। तो अब टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।